आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक के चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम एवं सीयूईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप अगर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सभी प्रश्नों में से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। भारत में 1975 में आपातकाल किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है और 3 तरीके की आपातकाल का वर्णन है, जो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो 1975 के बारे में पूछा जा रहा है। तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत 1975 में किया गया था। इस समय पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल घोषित करने का आधिकारिक कारण क्या बताया गया था? दोस्तों, आपातकाल के लिए जो उस समय के जो संविधान में जो प्रावधान था उस समय में आपातकाल घोषित करने के लिए, वो यह था कि युद्ध की स्थिति में और बाहरी आक्रमण की स्थिति में और साथ ही साथ आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों, तत्कालीन जो सरकार थी 1975 में, उनके द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल की घोषणा की गई और बाद के वर्षों में जाकर के आंतरिक अशांति जैसे शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण और युद्ध, इन 3 सिचुएशन में जो है आपातकाल की घोषणा अब वर्तमान समय में की जा सकती है। और आपातकाल की घोषणा करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि उस समय पे ये प्रावधान था कि पीएम अगर मौखिक रूप से पीएम ने राष्ट्रपति से सिफारिश किया था और राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, परंतु बाद के वर्षों में 1978 में जाकर के संविधानिक संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अब जब तक मंत्रिमंडल प्रस्तावित नहीं करेगा लिखित रूप से राष्ट्रपति के पास में, तब तक आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। दोस्तों, 1970 के दशक में आर्थिक संकट का प्रमुख कारण क्या था? इस समय आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था 1973 का तेल संकट, और साथ ही साथ भारत में एक और भी कारण थे कि भारत में बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी, उस समय में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में वॉर हुआ था और पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में शरणार्थी भारतीय सीमा में आई थी और इस हिसाब से भारत के ऊपर में आर्थिक बोझ पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, नवनिर्माण आंदोलन गुजरात से संबंधित है। ये 1974 में गुजरात में आरंभ किया गया छात्र आंदोलन था, जो कि बेरोजगारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध जो है यह आंदोलन आरंभ किया गया। और उस समय पे इस आंदोलन का नेतृत्व वहाँ के छात्र के द्वारा किया गया और बाद में अन्य विपक्षी जो पार्टियां थी उस समय में कांग्रेस पार्टी के अलावा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार में थी और क्यों उनके अलावा जो अन्य विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी छात्रों का साथ दिया इस आंदोलन में, और इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ का छात्र, वहाँ का सरकार जो है बाद में रिजाइन मारना पड़ा उनको। और वहाँ पे जो तत्कालीन सीएम थे उस समय पे, जिनका नाम था चिम्मन भाई पटेल, आप इनका नाम याद रख सकते हैं, चिम्मन भाई पटेल। ये कांग्रेस पार्टी से थे। इनको इसी छात्र आंदोलन की वजह से उस समय रिजाइन करना पड़ा था अपनी पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक परिणति क्या थी? दोस्तों, गुजरात आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक परिणति थी राज्य सरकार का इस्तीफा, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय पे, और छात्र आंदोलन की वजह से रिजाइन मारना पड़ गया। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, बिहार आंदोलन भी छात्र के द्वारा
आरंभ किया गया था। कब? तो 1974 में। परंतु छात्रों ने किसी जो जयप्रकाश नारायण जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं, इनका आह्वान किया था इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। और इस समय पे जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे और वो अपने सामाजिक कार्य में लगे हुए थे। परंतु फिर भी उन्होंने कुछ शर्त के आधार पे इस आंदोलन को ज्वाइन किया और अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो बिहार आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का विचार किससे संबंधित था? संपूर्ण क्रांति का विचार दोस्तों व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित था और संपूर्ण क्रांति की आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बिहार छात्र आंदोलन के माध्यम से किया गया था। और इसी छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी ने ये कह करके नेतृत्व प्रदान करना स्वीकार किया था कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाया जाएगा। और तभी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था इसमें, और जिसका मुख्य जो मकसद था वो व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन था। 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों 1974 का रेल हड़ताल जो है, ये जब बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया, इसी समय में रेल हड़ताल भी आरंभ होता है, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में आरंभ किया जाता है। और ये 20 दिन तक ये रेल हड़ताल चलता है, जो कि भारतीय इतिहास का सबसे लंबा रेल हड़ताल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केशवानंद भारती केस किस सिद्धांत से जुड़ा है? दोस्तों केशवानंद भारती केस जो 1973 का है, ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, केशवानंद भारती निर्णय का सरकार पे क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों केशवानंद भारती जो केस था, इसके निर्णय का सरकार के ऊपर में ये प्रभाव पड़ा कि संसद की जो शक्तियां हैं संविधान संशोधन को लेकर के, वो सीमित हुई और इसमें एक मूल ढांचा प्रदान किया गया कि एक बाउंड्री सेट किया गया कि आप इसी स्तर तक जो है भारतीय संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। आप इस प्रकार के संशोधन नहीं कर सकते हैं कि जिससे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो और जो संविधान का जो मूल रूप है, जो संविधान का मूल प्रवृत्ति है, इसमें बदलाव आए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये संसद की शक्तियों को सीमित करता है एक प्रकार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में किस मामले में निर्णय लिया था? दोस्तों 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला और भारत में आपातकाल का घोषणा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही जो है भारत में स्थिति और बिगड़ती चली गई थी और विपक्ष ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे का मांग करना आरंभ कर दिया था। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से संबंधित चीज़ें क्या थी, किस मामले में इन्होंने निर्णय दिया था। दोस्तों दरअसल बात ये था कि समाजवादी नेता थे जिनका नाम था राजनारायण, और ये इस समय इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और इन्होंने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा जी के निर्वाचन से संबंधित एक याचिका दायर किया था कि इन्होंने इंदिरा गांधी जी पीएम रहते हुए अपने चुनाव अभियान में सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग इन्होंने किया है। तो बाद में हाई कोर्ट ने इंदिरा जी के खिलाफ फैसला दिया और इस फैसले में ये था कि इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था वो अमान्य घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार से राजनीतिक माहौल देश में काफ़ी गर्म हुआ इस वजह से। तो इस प्रकार से आपका आंसर बी है इसका। और बाद के वर्षों में ये केस जो है सर्वोच्च न्यायालय भी गया, और सर्वोच्च न्यायालय गया तो फिर वहाँ पे भी इंदिरा गांधी जी की संसद की सदस्यता तो खत्म ही रही, परंतु नहीं बहाल कर दी गई थी जब तक कि कोर्ट का अपील जो किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा कोर्ट में, वो उसका पूर्ण रूप से सुनवाई न हो जाए। परंतु उनको जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में जो कहा गया था कि वो संसद की जो सेशन है उसमें भाग नहीं ले सकती है, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दे दिया गया कि इंदिरा गांधी जी कोर्ट संसद की कार्रवाई में भाग ले सकती है, परंतु जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ना आ जाए तब तक वो भारतीय संसद की सदस्य बनी रहेंगी।
नेक्स्ट प्रश्न है इस निर्णय का तात्कालिक राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? जो दोस्तों जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो अ, फैसला था, इसका तत्कालिक राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? तत्कालिक राजनीतिक परिणाम जो था इसका, वो आपातकाल की घोषणा था। लोग इसको आपातकाल की घोषणा के जर के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसी निर्णय के बाद में इंदिरा गांधी जी की जो संसद की सदस्यता थी, वो एक प्रकार से खत्म हो चुकी थी और आगे आने वाले समय में इंदिरा गांधी जी के ऊपर में इस्तीफे का दबाव बनाया जाना आरंभ कर दिया गया। तो इस वजह से बाद में जाकर के 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल की ही घोषणा कर दी जाती है। एक स्टेटमेंट है कि 1974-75 के दौरान भारत में महंगाई, बेरोजगारी, जन आंदोलन और न्यायिक सक्रियता एक साथ उभर रहे थे। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनाया गया, सरकार और न्यायपालिका के टकराव ने किस सिद्धांत को मजबूत किया? दोस्तों, सरकार और न्यायपालिका के टकराव ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्थिति में सरकार को, यानी कि आपका जो ये कंडीशन है, इस स्थिति में सरकार को सबसे बड़ी चुनौती किससे थी? दोस्तों, इस स्थिति में सरकार को सबसे बड़ी चुनौती थी विपक्ष और जन आंदोलन से, क्योंकि इसी समय 1974 में बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? छात्र आंदोलन। और इस छात्र आंदोलन को किसका समर्थन था? तो विपक्ष की पार्टियों का भी समर्थन मिलना आरंभ हो चुका था। और दोस्तों, आलम तो ऐसा हुआ कि गुजरात की जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, इसको छात्र आंदोलन की वजह से रिजाइन भी करना पड़ गया था। और विपक्ष इस समय एकदम एकजुट होते चले गए थे आंदोलन की वजह से। देश में हड़ताल, जन आंदोलन आए दिन होता रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, उपरोक्त परिस्थितियों में सरकार ने किस मार्ग को चुना? दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल का मार्ग चुना गया तत्कालीन सरकार के द्वारा। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित कर दिया गया? आपातकाल के दौरान दोस्तों उपरोक्त सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया था। आपातकाल के समय प्रेस पर किस प्रकार का नियंत्रण लगाया गया था? दोस्तों, आपातकाल के समय पे प्रेस सेंसरशिप लगाया गया था। और मीसा कानून का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया? दोस्तों, मीसा कानून का प्रयोग जो है राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी के लिए किया गया और अपनी विपक्ष पार्टियों के नेता का व्यापक पैमाने पे गिरफ्तारी किया गया और उनको जेल में बंद करके रखा गया आपातकाल की घोषणा के जस्ट बाद से। और प्रत्यक्षीकरण की जो सुविधाएं हैं भारतीय संविधान में, इस चीज को भी खत्म कर दिया गया। तो मीसा का दुरुपयोग जो है विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि नेक्स्ट प्रश्न है पोस्ट इमरजेंसी से संबंधित है। वो प्रश्न है कि आपातकाल किस वर्ष समाप्त हुआ? दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आपातकाल जो है ये 1975 में लगा था और साथ ही साथ आपातकाल 1977 में ख़त्म हो गया था। और इसके बाद ही सरकार ने चुनाव कराने का जो है फैसला लिया। 77 में ही चुनाव हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपातकाल के बाद किस पार्टी की सरकार बनी थी? दोस्तों, आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इस सरकार में मोरारजी देसाई सीएम बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य था वो मौलिक अधिकार का रक्षा था, क्योंकि जब आपातकाल लगा हुआ था तो उस समय पे 42वां संविधान संशोधन किया गया सरकार के द्वारा। और ये भारतीय संवैधानिक संशोधन के इतिहास में ये सबसे बड़ा संशोधन था, इसलिए इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है कई बार। और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के कई प्रावधान को, खास करके सिर्फ 42वां ही नहीं, जो 38वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन काफ़ी विवादास्पद रहा आपातकाल के दौरान जो ये संविधान संशोधन किए गए थे। और 1978 का जनता पार्टी का जो सरकार है, इसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस संविधान संशोधन के जो विवादास्पद जो मुद्दे थे, जो विवादास्पद जो प्रावधान था, उस चीज़ को खत्म किया गया। तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को विशेष संरक्षण दिया गया? दोस्तों, 44वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 20 एवं 21 को
मुख्य रूप से संरक्षण दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डाला? दोस्तों, आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र के प्रभाव की अगर बात करें तो इससे भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं तो कमजोर भी हुई, परंतु जो इसका जो परिणाम जो देखने को मिला, जो इससे जो संदेश मिला कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी मजबूत भी है, क्योंकि आपातकाल जैसी स्थिति के बावजूद भी भारत में बाद में जनतांत्रिक रूप से ही सरकार का चयन हुआ, और ऐसा नहीं रहा कि बाद में कोई तानाशाही हो जाए या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं आए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपातकाल को लोकतंत्र का धब्बा क्यों कहा गया? दोस्तों, आपातकाल को लोकतंत्र का धब्बा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं जो है निलंबित हुई थी व्यापक पैमाने पे, इसीलिए इसे लोकतंत्र का धब्बा कहा गया। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 25 जून 1975 को दिन आपातकाल की घोषणा हुई थी, और वर्तमान सरकार ने 25 जून को हर वर्ष जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपातकाल ने किस संस्था की स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्रभावित किया? दोस्तों, आपातकाल ने मीडिया की स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्रभावित किया, और इस समय कई मीडिया हाउसेस तो बंद हो गए थे। आपातकाल के दौरान सत्ता का स्वरूप कैसा था? दोस्तों, भारत में आपातकाल के दौरान सत्ता का स्वरूप केंद्रीकृत हो जाता है। वैसे हमारे देश में सेमी फेडरल माना जाता है सत्ता का जो स्वरूप है, परंतु आपातकाल के समय में जो सत्ता है वो पूर्ण रूप से केंद्रीकृत हो जाता है। राज्य सरकार एक प्रकार से शक्ति विहीन हो जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का अप्रत्यक्ष कारण था? दोस्तों, आपातकाल की अगर हम अप्रत्यक्ष कारण की बात करें तो न्यायपालिका के फैसले थे, क्योंकि इस समय में तत्कालिक सरकार और न्यायपालिका के मध्य जो है टकराव बढ़ता जा रहा था, चाहे वो चीफ जस्टिस के चयन को लेकर के हो या फिर जो कुछ संवैधानिक संशोधन को लेकर के भी सरकार और न्यायपालिका के मध्य विवाद हुए। और बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को असंवैधानिक ठहराया गया, और इसका परिणति ये हुआ कि देश में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।